Hi, I'm Rizwan. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपने वीडियो के पहले हिस्से में हम 1947 से लेकर 1990 तक पाकिस्तानी सियासत में प्लस और माइनस कैरेक्टर्स का तफसीलन ज़िक्र कर चुके हैं। अब हम 1990 की दिहाई से आज 2022 तक की पाकिस्तानी सियासत में इसी तरह की तब्दीलियों का जायज़ा लेंगे। 1990 की दिहाई आलमी और इलाकाई सतह पर बहुत सारे चेंजेस लेकर आती है। 1990 की दिहाई में दुनिया बाईपोलर से यूनिपोलर की तरफ आती है। सोवियत यूनियन का इख्तिताम होता है और अमेरिका एक सोल सुपर पावर के तौर पर सामने आ जाता है। साथ ही अगर हम इलाकाई तौर पर देखें तो अफ़गानिस्तान में अमेरिका का जो इंटरेस्ट था, जिसमें पाकिस्तान एक बड़ा की प्लेयर और स्ट्रेटेजिक पार्टनर था यूएसए का, उसका भी हमें इख्तिताम होता नज़र आता है, जिस वजह से पॉलिटिक्स में इलाकाई और आलमी दोनों में हमें चेंजेस नज़र आते हैं। पाकिस्तानी सियासत को अगर हम मद्देनज़र रखते हुए बात करें तो 1990 की में जो इलेक्शंस होते हैं, 1988 में जो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत कायम हुई थी, उसको ख़त्म कर दिया जाता है 1990 में। और 1990 में एक इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद मियां नवाज शरीफ की क़यादत में एक कायम किया जाता है, जिसको हमारे मुक़्तदर हलकों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहती है और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो इस इलेक्शन को विन कर पाएँ, जो कि बज़ाहिर बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था, क्योंकि बेनज़ीर की जो हुकूमत थी वो काफ़ी पॉपुलर थी और जिस तरह से उसको ख़त्म किया गया वो भी आवाम को किसी हद तक उससे मुतमईन नज़र नहीं आ रहे थे। ताहम जिस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए, कुछ ऐसे बंदोबस्त किए गए कि जिसमें बहुत खुलकर किरदार सामने बाद में जब 2012 में सुप्रीम कोर्ट का जो असगर खान केस में फ़ैसला आया, उसमें इसकी डिटेल सामने हमारे आती हैं कि किस तरह से आईजीआई के लीडर्स और जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मियां नवाज शरीफ भी शामिल थे, उसको तब के मिर्ज़ा असलम बेग और असद दुरानी ने किस तरह से फ़ंडिंग की और किस तरह से सपोर्ट किया इस इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों को कि वो बेनज़ीर के ख़िलाफ़ इलेक्शन जीत सकें, ताकि उनके जो इलाकाई मुफादात थे पाकिस्तान के, उनका वो बेहतर तौर पर तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। लेकिन यहाँ पे ये सवाल है कि क्या ये मुफादात आम आवाम के लिए भी फ़ायदेमंद थे या नहीं, ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। तारीख़ में हमें इसका सबक ना में मिलता है। 1990 के इलेक्शंस जब होते हैं तो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की हुकूमत कायम हो जाती है और बेनज़ीर को शिकस्त हो जाती है। बज़ाहिर ये चीज़ एक बड़ी हमें अनहोनी नज़र आती है, क्योंकि 1988 में जब भुट्टो की फांसी के बाद बेनज़ीर की वापसी और इतना शानदार इस्तकबाल हुआ था, उसके महज़ 2 साल बाद ये जो चेंज आता है 1990 के इलेक्शंस में, ये एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक शाहकार थी। हालांकि अगर आवाम का अगर मैंडेट तस्लीम किया जाता तो यकीनन नताइज डिफरेंट होते। बहरकैफ ये हुकूमत कायम होती है और 1993 तक ये काम करती रहती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी अहम हमें नोट करने की ज़रूरत है कि जिस तरह से 1947 में हम ब्रिटिश रूल से निकल के जब एक इंडिपेंडेंस सो कॉल्ड हमें मिलती है और हमारे जो लोकल लीडर्स हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको रूल करने का मौका मिलता है, तो वो बजाय इसके कि आवाम के जो रियल इंटरेस्ट्स हैं उनको सिक्योर करें और उनकी मफाद आमा के लिए काम करें, उनमें वही मेंटालिटी जो कि ब्रिटिश रूल में थी वही उसी के साथ वो काम करते हैं और उसी तरह से आवाम को रूल करना चाहते हैं। इसी तरह से जब 1988 में एक लंबे एक फ़ौजी रूल का इख्तिताम हुआ तो हमारे जो सदर उस वक़्त ग़ुलाम इसाक़ खान साहब जो सेनेटर चेयरमैन सेनेट थे वो मुंतखब होते हैं, तो वहाँ पे उनके जहन में या उसके बाद भी आने वाले जो सदूर थे उनके जहनों में वो आमराना सोच जो थी वो बहुत बुरी तरह से सिरायत कर चुकी थी। और चूँकि तब 58(2)B का भी इख्तियार सदर के पास था, तो सदर किसी भी तरह से इसको कभी भी पार्टी हुकूमत को ख़त्म कर सकते थे। 1990 में भी ऐसा हुआ। 1993 में एक दफ़ा फिर से 58(2)B का यूज़ करते हुए उन्होंने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की जो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में एक हुकूमत कायम हुई थी उसको ख़त्म करते हैं। अब मियां साहब जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और एक जो है वो अपनी फेवर में एक डिसीजन लेके आते हैं और अपनी गवर्नमेंट को बहाल करने में कामयाब हो जाते हैं।
यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और इसका बड़ा एक फ़्लैशबैक आपको 2022 की जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसमें भी नज़र आएगा कि जिस तरह से एक इमरान खान साहब की हुकूमत अभी ख़त्म होती है और जिस तरह से वो एक असम्बलीज डिसॉल्व करने का एक ऐलान करते हैं और नए इलेक्शंस को कॉल करते हैं, लेकिन पीडीएम जो है वो पीपल्स पार्टी नून लीग सारी जमातें सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं और हुकूमत को बहाल कराने में कामयाब हो जाती हैं। लेकिन जो 1993 में हुआ था वही हमें सेम रिपीट होता नज़र आ रहा है कि तब भी ये हुकूमत जब एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो जाती है तो आवाम का एतमाद हासिल ना कर सकी और महज दो माह के अरसे के बाद वो कोलैप्स कर जाती है और हमें दोबारा से इलेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। इस तारीख़ के सबक को देखते हुए आज की सिचुएशन का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं और ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने तारीख़ से सबक नहीं सीखा और हमें इक़्तिदार से जो चिमटे रहने की आदत थी वो अभी तक वैसे की वैसी ही कायम है। चाहे हम जितने मर्ज़ी मिसाक़ जमहूरियत करें या जो भी हो, वो सिर्फ़ एक महज दिखावा है। असल जो इक़्तिदार का लालच और हवस है वो अपनी जगह पे 1990s के लेवल पे ही कायम है और मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी भी ख़त्म होगी। बहरकैफ़ 1993 में जब न्यू इलेक्शंस होते हैं तो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत दोबारा कायम हो जाती है। यहाँ पे 1990 से लेके 1999 तक हमें एक और भी बहुत चीज़ अहम नज़र आती है कि जब हमारे पॉलिटिशियंस को मौका दिया जाता है कि वो मुल्क की भाग दौड़ संभालें और मुल्क में आवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें और उनकी बेहतरी के लिए कुछ काम करें, तो वो हमें इसमें इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते। इसकी बजाय वो आपस की जो खींचातानी है उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आते हैं। 1990 से लेकर 1999 तक काफ़ी मौका मिला इन दोनों हुकूमतों को, दोनों पार्टीज़ को, बट कोई भी पार्टी खुल के जो है वो अवाम की मफाद के लिए काम नहीं कर सकी। बज़ाहिर हमें ये मोटरवे या एटम बम ये 2-4 मंसूबे ज़रूर नज़र आते हैं, बट अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें जहाँ पे रियल टर्म्स में जैसे इंडिया था तो उसमें साथ ही साथ 1991 से ऑनवर्ड, क्योंकि दुनिया एक चेंज हो रही थी, फ्री मार्केट का ज़माना था, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही थी, तजारत बढ़ रही थी, तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए था, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी चाहिए थी, हमें एक रीजनल इकनॉमिक पावर के तौर पे सामने आना चाहिए था। बट हमने इस सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से ये सारा एक मौका गंवाया और हमने देखा कि 1991 से चाहे चाइना हो, इंडिया हो, ताइवान हो, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, इस डेकेड में इन सारे कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में बूम किया और अपनी आवाम की बेहतरी के लिए काम किया। ताहम हम अपनी खींचातानियों में लगे रहे। 1993 के इलेक्शंस बेनज़ीर साहिबा जो हैं वो विन करती हैं और हुकूमत बनाने में कामयाब होती हैं, लेकिन अगेन ये हुकूमत जो है वो कामयाबी से नहीं चल पाती और 1997 में दोबारा से इलेक्शंस कॉल होते हैं जिसमें मियां नवाज शरीफ जो हैं वो 2/3 मेजॉरिटी लेकर कामयाब होते हैं। अब ये इन इलेक्शंस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान तारीख़ में था, है और हमेशा रहेगा और पाकिस्तान की बादशाह अवाम इस पे ख़ुद फ़ैसला देगी कि क्या ये जो मैंडेट हमें बज़ाहिर दिखाए जाते रहे हैं ये किस हद तक दुरुस्त थे या किस हद तक दुरुस्त नहीं थे। ताहम हम इस वीडियो में सिर्फ इस चीज़ पे जो रिज़ल्ट्स हमारे सामने आए हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे और उसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब एक वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं और एक भारी मैंडेट के साथ वो वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं। अब यहाँ पे नवाज शरीफ साहब की एक सिविल सुप्रीमेसी के लिए जिसको सो कॉल्ड सिविल सुप्रीमेसी आप कहेंगे, क्योंकि रियल टर्म में किसी ने भी हमारे सियासतदान ने आज तक सिविल सुप्रीमेसी के लिए काम नहीं किया, बट दिखावे के लिए या कुछ चंद अल्फाज यूज़ करने की हद तक ज़रूर ये काम हुआ है। तो जब ये उनको मौका मिला तो उन्होंने भी अवाम के मफादात की से ज़्यादा अपनी सिविल सुप्रीमेसी पे ज़्यादा ज़ोर देने के देते गए और ये बैलेंस ऑफ पावर जो सिविल और मिलिट्री के दरमियान था उसमें बैलेंस कायम करने में बुरी तरह नाकाम रहे। इसी दौरान हमें एक कारगिल का एक जो है वो मिस एडवेंचर नज़र आता है और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता जो है वो उलट दिया जाता है 1999 में। इस 8 से 9 साल के दौर में जब जनरल ज़िया के बाद जब जमहूरी क़ुव्वतों को मौका मिला कि वो अवाम की खिदमत कर सकें तो इन्होंने इस कदर बुरी कारकर्दगी का मुज़ाहिरा किया कि जब 1999 में एक मिलिट्री कू होता है जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से, तो उसको अवाम की तरफ से वेलकम किया जाता है और कोई भी हमारा ऐसा लीडर नहीं था जो इस कू के अगेंस्ट जो है वो एक प्रोटेस्ट को लीड कर सके।
बल्कि मोस्टली जो हमारे सियासतदान थे उन्होंने इसी में अपना बेहतर जानी कि हम जो मिलिट्री डिक्टेटर है उसके साथ मिलकर काम करें और अपने मफादात के लिए काम करें। 1999 से 2007 का अरसा एक दफ़ा फिर मिलिट्री डिक्टेटरशिप की नज़र हो जाता है पाकिस्तान का।